प्रकार से हम केमिस्ट्री का यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब एसिडिटी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कई सारे लोगों का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नॉर्मली कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, अगर उस मॉलिक्यूल में कोई भी हैलाइड नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब खींचता है, तो फिर ऑब्वियसली बात है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो वो हाइड्रोजन को रिलीव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका कुछ पी के ए है, यानी कि इसका 4.76 है, यानी कि ये जो दो नेगेटिव ग्रुप्स हैं यही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, नेगेटिव चार्ज रखेंगे, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सब में होगा। और सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं हाइड्रोजन के रिलीव होने के, वो है आपकी ओ OH वाली हाइड्रोजन, है ना, या फिर ये वाली हाइड्रोजन, ये भी हो सकती है। तो मतलब इसका क्या है, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये हम इसको इसमें वो नहीं डाल रहे हैं, है ना, कि मतलब इसका क्या है, कंपेयर कर सबसे कम इसका होगा पी के। फिर जैसे ही हेलाइट जुड़ गया, देखिए आप हेलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जैसे ही क्या करेगा ये, अगर ये मान लो आप कि एक छड़ी की तरह है जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कर लेंगे, तो क्या होगा, उससे चार्ज उस तरफ मूव करता है ऊपर की तरफ। तो ये जो आई की तरफ चार्ज मूव करेगा यहाँ से जाके, और इन सब जगह पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी अब देखो कहाँ बढ़ सकती है। देखिए ओ से ज़्यादा अल्टरनेटिव ये है, कोई पहले सबसे पहले तो अगर ओ जब आई नहीं था, जब हैलाइड नहीं था, तब ऑक्सीजन ही अकेले जो दो ऐसे एटॉम्स थे जो कि नेगेटिव चार्ज को मतलब अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि पूरी जो रेस्ट ऑफ द कार्बन चेन है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कि आराम से ठीक ठाक ऐसे काम करेगी ये। लेकिन जैसे ही आई जुड़ जाता है, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो फिर कोई सा भी हाइड्रोजन आराम से, मतलब मोस्टली ये वाले जो हाइड्रोजन है ये आराम से लीव हो सकते हैं। जितनी आसानी से हाइड्रोजन लीव हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल से, उतना ही अच्छा उसका एसिडिटी होता है। अब देखिए आई का जो है ये चार्ज टू मास, सॉरी चार्ज टू रेडियस रेशियो जो होता है उसके हिसाब से इसकी कुछ एसिडिटी आएगी। अब वो ये जो होता है ज़्यादा छोटा होता है इससे, यानी कि इसका साइज़ छोटा और इस पर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज पड़ेगा इन पूरी रेस्ट ऑफ द चेन पे। एंड देन हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फील करेंगे, यानी कि आराम से लीव हो पाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा ना, ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, उतना ही ईजिली इस पूरी रेस्ट ऑफ द चेन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और उतनी ही जल्दी आसानी से ये हाइड्रोजन रिलीव हो पाएंगे। ठीक है, एसिडिटी को ऐसे याद कीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जितनी धीमी तरीके से बना रहता है, यानी कि जितना अ, आसानी से लीव हो पा रहा है, वो छोड़ पा रहा है मॉलिक्यूल को, उतना ही अच्छा एसिड है वो। और वैसा कब होगा, ऐसा तब होगा क्योंकि देखिए अगर सारे सारे मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर वो हाइड्रोजन को ज़्यादा आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया है जो कि पूरी पूरी चेन में पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है, क्यों कैसे, वो पूरी चार्ज मतलब उसके लिए मान लो एक पूरा ग्रुप है ये, उससे इसके लिए तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर लाने की कोशिश करेगा, तो पूरी जो आपकी जो ये चेन है इसमें कहीं भी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। अगर इस कारण पॉजिटिव चार्ज बना, तो फिर क्या होगा देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन आराम से लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, माना कि हमारे पास ये जो ग्रुप है इसकी एक हमारे एक कंप्यूटर हमने डिज़ाइन किया है ये, और इसको हम आराम से इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कर दें, 1 कर दी तो ये इसकी एसिडिटी 3 आई, हमने 2 कर दी एसिडिटी इसकी, सॉरी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 2 के पास आ गई। हमने 8 कर दी तो इतने आ गई, और ज़्यादा कर दी हमने 10 कर दी तो ये 2.81, यानी और कम हो गई, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि पी एच पी के कम हो गया, यानी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई। और 2.66 कर दी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी हैलाइड में से फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए इन सभी मॉलिक्यूल्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका एसिडिटी जो होगा वो लेफ्ट टू राइट तरफ बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एफ वाले का सब्स्टिट्यूएंट का, फिर सी एल का, फिर बी आर वाले ग्रुप का, और फिर आई वाले मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब देखिए ये भी जानते हैं हम लोग sp3 का जो क्या होता है, 25% करेक्टर एस का होता है और 75% करेक्टर होता है पी का उसमें, है ना। sp3 जो है वो ना तो एस है ना वो पी है, उसमें मिले जुले करेक्टर सबके हैं। आप ये भी कह सकते हैं sp3 को देख के कि sp3 जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, वो ज़्यादा डायरेक्शनल है, यानी कि ये आराम से इससे जो आयंस वगैरह बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर बॉन्डिंग बनेगी इनकी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वो। क्यों, क्योंकि एस वाला जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सब जगह बराबर होती है, पूरे स्पीड 4.3 पाई एरिया में बराबर होती है। आर इज द रेडियस ऑफ द एटॉम, रेडियस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन। ठीक है, sp2 में क्या है देखिए,
जितना ज़्यादा मतलब उसका पी परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता रहेगा वो। अब देखिए इसमें क्या है, 50% ऐसा 50% पी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या है, 75% है पी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाइयर द एस करेक्टर ऑफ द बॉन्ड टू हाइड्रोजन द मोर एसिडिक इट विल बी। मतलब जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उसमें उतना ही एसिडिक वो बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 75% पी है, 25% एस है, कम एसिडिक है। 33% एस करेक्टर है, यानी कि आपका 67% आपका पी करेक्टर है, तो ये और एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ पे पी करेक्टर कम हो रहा है, 75 से 66 हो गया। अब यहाँ पे 50% आपका एस है, 50% पी है, तो यहाँ पे क्या एसिडिटी बढ़ रही है, यानी कि sp3 is greater than acidity of sp3 is greater than sp of sp2 and is greater than of sp only। देखिए हम जानते हैं कि जैसे जैसे पी का करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे डायरेक्शनलिटी बढ़ती है। डायरेक्शनलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका एसिडिटी कम होगा, क्यों, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा वो। अब डायरेक्शनलिटी कम होगी तो वो मतलब कि पूरे एटॉम पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एवरेज है, यानी कि सेम है ओवरऑल। अगर वो सेम है तो फिर वो कहीं एक जगह से आराम से कहीं से भी तोड़ा जा सकता है ना। इसीलिए sp3 is acidity of sp3 greater than the sp of sp2 and acidity of sp2 is in turn greater than the sp। एस कैरेक्टर के साथ ही इसकी एसिडिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब देखिए क्या है, स्पेशल केस क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पेशली स्टेबल हो जाता है अगर वो पार्ट है किसका, एरोमेटिक पाई सिस्टम का। अब देखिए जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, नॉन एरोमेटिक है, ये अनस्टेबल है ये, ठीक है, ये चार्ज आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पाई सिस्टम एरोमेटिक रिंग के अंदर आ जाता है तो फिर ये कहीं जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर के मुताबिक जो डबल बॉन्ड होते हैं वो लगातार रेजोनेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से पूरे ही मॉलिक्यूल पे जो कि एरोमेटिक है उस पर हमेशा चार्ज रहता है, बहुत ही फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे चार्ज आता जाता रहता है। इसकी वजह से ये जो चार्ज है उसको लीव नहीं कर पाता है। जैसे कि देखिए ये जो डबल बॉन्ड है जब यहाँ पहुँचेगा तो ये लीव करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुरंत ही यहाँ पहुँच जाएगा, वापस चला जाएगा, तो फिर ये फिर वापस अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से शफल, मतलब एक वाइब्रेट होता रहेगा, एक बोलते हैं ना रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे वो रेजोनेट कर होता रहेगा। अब देखिए क्या है ये मोस्ट नॉट एरोमेटिक, ये अनस्टेबल है, तुरंत ही अपना चार्ज दे देगा किसी को। ये वाला जो है अगर आप इसको चार्ज करो तुरंत किसी को दे देगा ये। जैसे मान लो अगर आप इसके सामने पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओ ग्लास की, तो ये तुरंत ही चार्ज देके उसको स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो होगा ये क्या करेगा, ये आपका 10 to 33 टाइम्स मोर स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये उससे, इससे इस वाले से, है ना। वही चीज़ है कि जो एरोमेटिक सिस्टम जो है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस प्रकार से बंधा बटा रहता है पूरे मॉलिक्यूल में कि वो बहुत पूरे मॉलिक्यूल में ही पार्शियल चार्ज रहता है, ऐसा मान सकते हो आप। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लीव करने से बचता है कि नहीं, उसको लगता है कि नेट चार्ज है, उसकी तुरंत ही बहुत ही फास्ट स्पीड से वो पॉजिटिव चार्ज भी हो जाता है। तो इसकी वजह से वो समझ नहीं पाता है इलेक्ट्रॉन कि नेगेटिव चार्ज है, मैं दूर जाऊँ या पास आऊँ, वो वहीं पर बंधा ही रहता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है ये है, प्लस H2O का दो वीकेस्ट बेस बन जाता है वो। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये क्यों है हम जानते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह स्टेबल है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि ये जो दो हमारे फ्री बॉन्ड वो हैं, डबल बॉन्ड हैं, ये एरोमेटिक सिस्टम के वो पार्ट हैं, तो ये बहुत तेज़ी से मूव करते रहेंगे, इसलिए ये जो कार्बन है लगातार पॉजिटिव चार्ज फील करता रहेगा। और ये जो हाइड्रोजन है वैसे भी अपना देना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा था वो इन लोगों के इलेक्ट्रॉन को वो करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। देन ये दोनों ये इस पूरे एटॉम को लीव करने के लिए आराम से जा सकते हैं। जब हम उसमें पानी मिला देंगे तो क्या होगा, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में पानी मिलाते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, ये आपका
H3O पॉजिटिव से प्लस करो, मोस्ट स्टेबल वीकेस्ट, मतलब ये कि ये जो नेगेटिव, ये जो लोन पेयर का जो एक पेयर था इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर जो कि H2O में था, वो ट्रांसफर हो गया है किस पे, आपके एरोमेटिक सिस्टम में, क्योंकि ये स्टेबल रहता है, क्योंकि ये आराम से कर सकता है, ले सकता है। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और स्टेबल है, यानी कि इसमें ये तुरंत ही लीव कर देगा, इसको हाइड एंड लीव तुरंत कर सकते हैं इससे। जब पानी का लोन पेयर से आता है तो ये इसमें चार्ज दे देता है और ये वीकेस्ट स्टेबल वो बन जाता है, बेस बन जाता है। हाँ, कब तक आओगे आप, कब तक आओगे, कब तक आओगे? अभी 9:30, 10 बज चुके हैं, 8 मिनट में 10 बज चुके हैं, 10 अभी। तो फिर आप कितने तो आओ, बताओ ना, बताओ 2 1 3 4 शाम को आओगे आप। तो उसी हम काम करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, लोग खाना देंगे, खाना बनाएंगे, है ना? नहीं, खाना खाना नहीं, आप क्या करोगे फिर आप? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है। अब क्या है? ये क्या है? एक्ट द पीरियड टेबल, एसिडिटी इंक्रीज विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी किसी मॉलिक्यूल की, उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। वही सिंपल सी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम जो होगा वो अपनी तरफ खींचेगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को। इसकी वजह से जो आपके वो होंगे हाइड्रोजन जो होंगे आराम से लीव कर पाएंगे, है ना? ये वही बात होगी, आगे से मान सकते हो, जैसे मुझे एग्जांपल देना पसंद नहीं है, फिर भी बता देते हैं आपको, समझ में आ जाए इससे, कि जब भी कोई जंगल में शिकार होता है बड़ा, और मान लो कि वो किसी वेक्टर बग्घे ने या चीते ने किया है, जो कि पतला दुबला होता है, बहुत छोटे प्राणी होते हैं, थोड़े से मतलब ठीक ठाक होते हैं, लेकिन शेर से कमजोर होते हैं। तो जैसे ही ये लोग खा रहे होते हैं, जैसे ही मान लो कि वो आ जाता है, शेर आता है, बड़ा शेर का झुंड आता है, तो फिर वो अपने आप लीव कर चलता है, अब मुझे क्या मिलेगा, है ना? तो फिर ये अपना छोड़ के चले जाते हैं और ये लोग खाने लगते हैं। तो इसी प्रकार से शेर जो है ये हमारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम्स हैं। जैसे ये आते हैं इलेक्ट्रॉन को जब में खींचते हैं, तो ये पता है भगलो हमारा कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर, वो निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड टेबल एसिडिटी इंक्रीज विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। CNO, बकनॉफने, बकनॉफने मतलब बकनॉफने की बात कर रहा है ये, यानी कि पीरियड में ऐसे चल रहा है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसीलिए जो जो एसिडिटी है वो भी बढ़ती है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब क्या है, बट डाउन द पीरियड एसिडिटी डिक्रीजेज विद साइज। क्यों? हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी भी पीरियड में डाउन, यानी कि हम अगर मान लो कि ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है विद साइज। एसिडिटी क्या होगी इसकी? 4, 3, 2.8, 2.5। ठीक है, ये क्या है? देखिए, बात करें पीके की, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बता रहे हैं? ये वाला, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये कम स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा वीक है, वीक बेस है। क्यों? अब बेस क्या होता है? बेस मतलब वो जो आराम से नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। ठीक है, कनोफनी ऐसे ही बढ़ रहा है तो बेस ऐसा, ठीक है। एसिडिटी बढ़ रही है अगर मान लो लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो ये हमारा चल रहा है क्या, उसके अपोजिट ही बेसिडिटी चलती है। एसिडिटी जिस डायरेक्शन में बढ़ती है, अपोजिट डायरेक्शन में बेसिडिटी बढ़ती है। तो फिर देखिए
बर्कनॉफनी जो होता है, आगे सब जाते हैं हम लोग लेफ्ट से राइट, तो बर्क, बी हटा दो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे इस डायरेक्शन में आपका बेसिसिटी कम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। यानी कि सिंपल सी बात कर लो कि पीरियड के अलोंग आपकी पीरियड के अलोंग जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो फिर एसिडिटी बढ़ती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसी समय में बेसिडिटी इसके अपोजिट चल रही होती है, एसिडिटी बढ़ती है, बेसिडिटी कम होती है। अब देखिए क्या है, बोल रहे हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये है, इसकी क्या पीके है 45 पीके है, ग्रेटर देन 45। पीके कितना है सिमिलर इसका 35 है, पीके 17 है। पीके की वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिटी होगा, यानी पीके वैल्यू हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है आपकी बेसिडिटी को। जैसे वैल्यू बढ़ती है पीके की वैसे वैसे बेसिडिटी बढ़ती है, वैल्यू कम होती है पीके की एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो बोलते हैं पीके ए इज inversely proportional to the that equal to the basicity equal to the acidity। ये देखो सबके वो दिए हुए हैं, देखो जैसे कि मान लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है पीएच 12 के पास में होता है, बहुत बेसिक होता है ये। ठीक है, अमोनिया का कितना होता है 11-12 के बीच में, 11.5 मान सकते हो। NaCl का कितना होता है ब्लीच का 12-13 के पास में। वाओ, सबसे ज़्यादा बेसिक यही होता है अमोनिया, सॉरी ब्लीचिंग, ब्लीच जो होता है वो। तो सोडियम ऑक्सीक्लोरेट तो बोल सकते हो। और जो आपका NaOH सबसे ज़्यादा उसका होता है, यानी कि बेस से थोड़ा कम होता है इसका, यानी कि 14 के पास में होता है, 13.5 होता है इसका NaOH का, ये जो कि हमारा सोडा होता है, सोडा हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग का थोड़ा कम 12.5 के मान लो, 12.9, 12.9। एमोनिया का 12-13 के 11-12 के बीच में, यानी अमोनिया में बेसिक होती है। ठीक है, मीन्स ये कर सकते हैं हम लोग अमीनो एसिड जो होते हैं जिनमें ज़्यादा अमोनियम ग्रुप होंगे बड़े बड़े, वो ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका होता है 10 के बीच में। फिर बेकिंग सोडा कितना होता है 9 से 10 के बीच में, 9.1, 1.9.1 होता है, यानी कि बेसिक थोड़ा मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा। अब सी वाटर का 8 होता है, यानी कि समुद्र से थोड़ा। वाओ, सी वाटर का 8 होता है। फ्रेशली मतलब ये कि अगर हम ऐसा कुछ बोलें जो कि सी वाटर है, तो भी हम आराम से उससे हम किसी भी प्रोटीन को कोरिलेट करके हम उससे टोफू बना सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हमारी कंपनीज होती हैं फूड वाली, उनमें वो लोग कई सारे बेस लेके आते हैं और वो करते हैं, वो बेस को क्वांटिटी को नाप के बहुत सारे प्राइस लगाना, ये बहुत ही हेक्टिक वर्क है। इसलिए हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि सी वाटर का 8 होता है, और हम सी वाटर डालेंगे तुरंत ही अपना हो जाएगा बिना किसी केमिकल को यूज़ करें, क्योंकि इससे पहले से ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या है, प्योर रेन में कितना होता है 5.5 के आसपास। एग यॉक में कितना होता है 5.6 के आसपास, यानी कि मिल्क थोड़ा कम। मिल्क कितना होता है 6.6, 6.8 मान लो, 6.8 मिल्क का है। ब्लड का कितना है 7.2, बिल्कुल बेसिक है ब्लड। ठीक है, मिल्क कम है थोड़ा, मिल्क कितना है 6.3, इसका एसिडिटी है। यॉक का उससे भी कम है। वाओ, मतलब ये अगर हम कोई प्रोटीन लें उसका एसिडिटी हम सेट कर दें किसके 6.6 के आसपास में, तो फिर वो मिल्क जैसा बिहेव करेगा। और उसका एसिडिटी हम सेट कर दें 5.6 के आसपास, तो वो आपका एग यॉक की तरह बिहेव करेगा। 4 और 5 के, सॉरी 4.8 के बीच में करेंगे तो कॉफ़ी की तरह। बियर का कितना होता है एसिडिटी 4.2, एसिडिक होता है एसिडिक। ऑरेंज जूस का कितना होता है 3.4, विनेगर का 3, गैस्ट्रिक फ्लूइड का 1 होता है, 1 क्या 1.2 होता है। कार्बोनेटेड बेवरेज का कितना होता है 2.4, लेमन जूस का 2 के आसपास होता है। बैटरी एसिड का -0.9, 0.9, 0.9 मान लो आप उसको, -0.9 बैटरी एसिड का होता है पीएच, ज़्यादा बैटरी एसिड का पीएच होता है। Shit.
ठीक है। ठीक है जी, क्या है देखिए, एसिड ये रहा HCl, बेस क्या है H2O, H2O में बेस क्या है H और OH है, इसमें H और Cl है, तो ये एसिड बेस हो गए। जब इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, H3O कॉन्जुगेट एसिड होता है इसका, H2O का बेस साइड में मिल जाता है तो वो आपका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। जब भी हम एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि उससे एक पार्ट जो होता है आपका एसिड का, यानी कि H पार्ट, जब बेस से पूरे मिलता है तो वो आपका कंजुगेट एसिड बन जाता है।